So in today's class, we are going to start with the साइटोस्केलेटन, राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है, राइट। एक स्पेसिफिकली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन जो है, अ काइंड ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, इट्स अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को अगर मुझे सिंपली बताना है तो मैं क्या बताऊंगा? नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। फिलामेंट वाले प्रोटीन का जो नेटवर्क है पूरा, उसको क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। अब आगे क्या मेंशन किया है यहाँ पर? माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पर उसमें लिखा है कि भाई जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीन फिलामेंट की बात की यहाँ पर। कौन कौन से तीन है? एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेकंड माइक्रोफिलामेंट है, एंड थर्ड जो बात की है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट, विच इज अलोंग विद द ईआर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन कैसे बनता है, ये सवाल बनता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि तीन अलग अलग टाइप की जो फिलामेंट है, थ्री डिफरेंट फिलामेंट एक साथ जुड़ के क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन बनाएंगे। सो दैट थ्री फिलामेंट्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर? इट इज गोइंग टू अलोंग विद, यानी कि एसोसिएशन विद द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ मिल के ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज साइटोस्केलेटन, right? Now the cytoskeleton that is in the cell, they are involved in many different types of functions. For example, mechanical support, motility and maintenance of the shape of the cell. तीन फंक्शन है इसके, तो इसको आप फंक्शन के थ्रू रूप में लिखेंगे। So there are three different types of functions of the cytoskeleton. The one is mechanical support, second is motility, and third is maintenance of the shape of the cell. Clear? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसकी कहानी अगर हम ले, मतलब कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए एंड हिस्ट्री में थोड़ी नजर डाले, तो उसकी डिस्कवरी दो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। द फर्स्ट वन इज डी रोबोटिस, द फर्स्ट साइंटिस्ट इज डी रोबोटिस एंड सेकंड इज फ्रेंची, राइट, दैट इज इन 1953। ईयर्स जो है जनरली एग्जाम के तौर पे ईयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डी रोबोटिस एंड फ्रांसिस इन 1953 दे आर गोइंग हैव डिस्कस्ड और डिस्कवर्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? होलो स्ट्रक्चर दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट। एक सिंपली होलो स्ट्रक्चर है और ये किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। देखो एक सिंपल चीज याद रहेगी, आपके दिमाग में घुस जाएगी, कोई भी चीज है वो डिफरेंट बॉडी की चीज है तो प्रोटीन से बनती है, राइट। तो यहाँ जो प्रोटीन यूज होने जा रहा है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट। नाउ ईच प्रोटीन डाइमर दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ऑफ अल्फा एंड बीटा मोनोमर। अब देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल्स आप कंसीडर कर लीजिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर, राइट। अगर हम उसमें थोड़ा और डिटेल में अंदर जाके झांक के देखेंगे तो जो हमारा हर एक प्रोटीन डाइमर है दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा मोनोमर। क्लियर? सो ईच protein dimer that is made up of alpha and beta monomer and the diameter, अगर मैं इसकी साइज लेंथ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर आएगा दैट इज 25 नैनोमीटर। ये नोट करिएगा, द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन सेंट्रियोल्स, यानी कि हम बात करेंगे अब तो उसके लोकेशन की। इसकी बात कर रहे हैं लोकेशन, एक तो सेंट्रियोल्स है, सेकेंड सीलिया, then comes flagella, then comes spindle fibers। क्या आएगा? स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर हो गया? लोकेशन कौन कौन से है? एक है सेंट्रियोल्स, then comes cilia, then comes flagella and spindle fibers। स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग जो सेल डिवीजन होता है उस प्रोसेस के टाइम पे ये डेवलप होता है, क्रोमोसोम में अटैच होकर क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, दो इंडिविजुअल सेल में बराबर बांटता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे खींच के। ये काम स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होता है वो करता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दे आर ऑफन फाउंड एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। मतलब कि देखो यहाँ डिफर कैसे पड़ा? माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरली हमने जो बात की अल्फा बीटा मोनोमर से बनता है, 25 नैनोमीटर कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर में ले लें तो वहां पे भी प्रेजेंट है। कॉमन हमने बात की तो यहाँ पर आ गया एनिमल सेल,
लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफर हो गया प्लांट सेल में, जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे आर ऑफनली फाउंड एसोसिएटेड विद दी सेल वॉल। तो ये जो एक्सेप्शन थोड़ा सा स्लाइटली बच्चों डिफरेंस आ जाता है ना, तो वहां आपको समझ जाना चाहिए कि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉमन चीज आप सब पढ़ लोगे उसको पूछने से ज्यादा बेटर वो चीज पूछेंगे जो थोड़ी सी या स्लाइटली डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो कहां पर एसोसिएशन है, प्लांट में सेल वॉल के साथ। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। सो दे फॉर्म साइटोस्केलेटन। अभी जैसे हम साइटोस्केलेटन की बात कर रहे थे, तो साइटोस्केलेटन के अंदर ये पार्ट आया रहा है फिलामेंट्स, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स की हमने बात की। तो यहाँ एक फंक्शन आ जाएगा, दे आर गोइंग टू फॉर्म साइटोस्केलेटन दैट इज गोइंग टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। तो दो फंक्शन हुए, कितने हुए टोटल, दो फंक्शन हो गए, जिसमें एक आ गया साइटोस्केलेटन को मेंटेन करना है, किस तरीके से, सेल के शेप को मेंटेनेंस का काम है। तो एक हो गया मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड की बात करूं तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सेल। सो सपोर्ट टू द सेल, ये उसका दूसरा फंक्शन आ गया, क्लियर है, सपोर्ट टू द सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। अब भाई गोल्जी बॉडी में जो कोई भी मटेरियल बन रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है, सेल से बाहर। फोकस करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है, सेल से बाहर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गोल्जी बॉडी से सेल से आउटसाइड में, उसमें कौन हेल्प कर रहा है बच्चों, तो कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प कर रहा है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के टाइम पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की बात की थी, तो सेल डिवीजन के टाइप पे ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करता है। फंक्शन क्या आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक सेल अपने आप को जब दो में डिवाइड कर रहा है, हाफ ऑफ कंटेंट डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर भी डिवाइड होंगे। अगर ये सोमेटिक सेल है, अगर मैं बात करूं सेल की, तो हमारे बॉडी में दो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, जिसमें एक सोमेटिक सेल आता है और दूसरा जर्म सेल आ जाता है, या फिर वी कैन से सेक्स सेल्स, राइट, जिसमें स्पर्म और एग सेल कंसीडर होता है। अब वहां अगर आप क्रोमोसोम के नंबर की बात करें, दैट इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि टोटल एक सेल के सर्वाइवल के लिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। एक सेल को सर्वाइव करने के लिए कितने क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट है, 46। अब अगर हम सोमेटिक सेल की बात करें तो उसका डिवीजन होता है एट द टाइम ये 46 सेल अपने आप को डबल कर लेते हैं, पहले क्रोमोसोम को डबल करते हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद वो आधा आधा दो डिफरेंट सेल में बटेगा। अगर हम वहां पर जर्म सेल या सेक्स सेल की बात करें तो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होकर हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि वहां आ जाएगी मियोसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, मियोसिस, यानी कि दो प्रोसेस आ गई, एक सेल डिवीजन में माइटोसिस की प्रोसेस आ जाती है और दूसरी आ जाती है मियोसिस की। तो माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं और इक्वली डिवाइड होते हैं, जबकि मियोसिस में वो डबल नहीं होते, जितने भी अमाउंट में अवेलेबल है नंबर में वो सिर्फ आधे आधे बट जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एट द टाइम उन दो जो भी जितने भी क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करने का काम, बांटने का काम कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर करता है। कौन करेगा, स्पिंडल फाइबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू फॉर्म मोटाइल एलिमेंट्स ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। व्हाट, दे विल फॉर्म मोटाइल एलिमेंट्स ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। क्लियर, आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, अब जब हम माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर हम चीजें क्या समझेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, तो एक तो किससे बनता है और वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है माइक्रोफिलामेंट में, राइट। तो नोट करिए, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं दे आर नॉन लिविंग। पहली बात तो ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, सॉलिड स्ट्रक्चर है और जनरली एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो प्रोटीन आएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे एट दैट टाइम, राइट। तो यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो है एक्टिन प्रोटीन के बारे में। सो माइक्रोफिलामेंट जो है दे आर नॉन लिविंग, सॉलिड एंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, राइट। अब माइक्रोफिलामेंट जो है उसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो दे आर डिस्कवर्ड बाय दी वेल नोन साइंटिस्ट दैट इज पेल्विज ने, तो ईयर है
1974, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी। पेल्विट्ज नाम के साइंटिस्ट ने 1974 में डिस्कवरी की थी माइक्रोफिलामेंट की, राइट राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी बात यहाँ लिखी है कि दीज आर एब्सेंट इन सेल ऑर्गेनल्स। नोट कर दीजिए, सेल ऑर्गेनल्स में ये एब्सेंट होते हैं। दैट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जरूरी है। कहां पर एब्सेंट है ये? सेल ऑर्गेनल में एब्सेंट है। द माइक्रोफिलामेंट्स आर 4 to 6 नैनोमीटर इन डायमीटर। साइज की बात आई तो 4 to 6 नैनोमीटर इन डायमीटर है, एंड दे आर अकरिंग स्पेसिफिकली नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे फॉर्म अ वेब इन एक्टोप्लाज्म। अब ये क्या बनाने जा रहे हैं? एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अब वेब से तो आप लोग क्लियर ही होंगे, स्पाइडर कैसे अपना वेब बनाते हैं। आपने स्पाइडर का वेब जो है वो तो देखा ही होगा, राइट? देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा है। चलो, अब यहाँ एक वर्ड आया है एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म क्या होता है? जनरली एक सबसे ज्यादा मोर एंड मोर विस्कस मटेरियल है जो आउटर जो लेयर होता है साइटोप्लाज्म का, राइट, उसमें अटैच्ड होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म, सपोर्टिंग टाइप का मटेरियल है। तो यहाँ माइक्रोफिलामेंट का रोल है, 4 to 6 नैनोमीटर डायमीटर है, एंड दे अकर्स नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर द फॉर्म अ वेब इन एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो इसके फंक्शन क्या है माइक्रोफिलामेंट के? सबसे पहला, दे हेल्प इन स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म और साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म में मूवमेंट कराने, स्ट्रीमिंग एंड मूवमेंट कराने का काम जो है कौन करा रहा है? सिंपली माइक्रोफिलामेंट्स, राइट। और उसके साथ साइटोप्लाज्म ले लो या साइक्लोसिस ले लो। क्या ले लो? साइक्लोसिस। अब क्वेश्चन बनेगा, अरे साइक्लोसिस क्या है? क्वेश्चन क्या बनेगा? साइक्लोसिस दैट इज द स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस क्या है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विथिन अ लिविंग सेल, विथिन अ लिविंग सेल, मूवमेंट साइटोप्लाज्म की, दैट इज साइक्लोसिस, राइट। तो यहां पर हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट, दे हेल्प इन ग्लाइंडिंग अमोइबॉइड मोशन। अमोइबॉइड मोशन मतलब अमीबा, आपने देखा होगा किस तरीके से वो अपना मूवमेंट करता है फूड के लिए, राइट, सूडोपोडिया की हेल्प लेके, तो उस टाइप की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सो दे हेल्प इन ग्लाइंडिंग मूवमेंट मोशन शोन बाय द अमीबा, ल्यूकोसाइट्स एंड माइक्रोफेजिस। तीन अलग अलग सेल के बारे में यहाँ पर मेंशन किया। एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज अमीबा, जिसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ग्लाइंडिंग मूवमेंट, वो किस तरीके से कौन हेल्प कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट, राइट, हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी के टाइप है ल्यूकोसाइट, वो भी सेम इस टाइप की मूवमेंट करते हैं। और मैक्रोफेजिस दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। मैक्रोफेजिस जनरली जो ल्यूकोसाइट्स है वो इम्यून सेल्स है, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। मैक्रोफेजिस की बात करें तो मैक्रोफेजिस किस में हेल्प करते हैं? माइक्रोफेजिस जनरली ऐसे सेल्स होते हैं हमारे सेल के जो एंगल्फमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एंगल्फमेंट, मतलब कि दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखा है कि दे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो अलग अलग प्रोटीन हेल्प करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जब मैं बात कर रहा था एक्टिन प्रोटीन के बारे में। एक होता है एक्टिन प्रोटीन और एक होता है मायोसिन प्रोटीन। अब यहाँ एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोफिलामेंट है, तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। सो एक फंक्शन आ जाएगा हमारे बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन में जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजेला लेते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल। सीलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं, जनरली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, रिप्रोडक्शन, जहां पर स्पर्म सेल के बारे में पढ़ा होगा। और उसी स्पर्म सेल में आपने देखा होगा कि फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। सो सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंटस, और आई कैन से हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से आउटर ग्रोथ है हेयर लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंटस, एंड दे आर गोइंग टू बी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। आउटग्रोथ है ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इन द सेल मूवमेंट, एक्सक्रिएशन, सिक्रिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर दिए हैं? एक तो है सेल मूवमेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि भाई स्पर्म सेल का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। देन कम्स एक्सक्रिएशन, देन कम्स सिक्रीशन, देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? तो ये सारे इसके फंक्शन है। सिलिया एंड फ्लैजेला दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, बट सिलिया इज स्मॉलर देन द फ्लैजेला। क्या है? छोटा होता है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं बच्चों, तो सिलिया छोटा होगा, फ्लैजेला बड़ा होगा, एंड दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स।
एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में देखने को मिलता है। यू विल फाइंड दैट इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ आपको एक्सेप्शन जो है उसको नोट करना है, स्लाइम मोल्स। तो एक्सेप्शन आपको पूछा जाएगा कि नीचे जो 4 दिए हैं, आउट ऑफ 4 विच वन इज द एक्सेप्शन फॉर द फ्लैजेला और सिलिया, देन आंसर विल बी दी स्लाइम मोल्ड। और दूसरे कोई भी 3 प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कॉम्बिनेशन में नाम मेंशन किए हो सकते हैं। Now, both the structure of microtubular framework enclosed by an extension of the plasma membrane। अब अगर आप बात करें इन स्ट्रक्चरों की तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, मतलब कि उसको कवर करने का काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा, राइट। नाउ सिलियरी अपैरेटस ऑफ द सिलिया, सिलिया का जो सिलियरी अपैरेटस है या फिर फ्लैजेला जो है उसका अपैरेटस की बात करें, जनरली 2 अलग अलग पार्ट से बनता है, विच इज गोइंग टू मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट, जिसमें हम एक पार्ट जो है उसको हम कहते हैं शाफ्ट और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। 2 पार्ट है सिलिया और फ्लैजेला मेजरली, एक है शाफ्ट और दूसरा होता है बेसल बॉडी। अगर दोनों के बारे में बात करें, शाफ्ट की मैं बात करूं सबसे पहले, तो जो शाफ्ट होता है दैट इज शाफ्ट और सिलियम, या तो आप उसको शाफ्ट कहें या फिर उसको सिलियम कहें, विच इज प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द सेल सरफेस। कहां से आउट हो रहा है? लोकेशन, इट्स प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दिस सेल सरफेस, मतलब सेल की सरफेस से ही जस्ट वो बाहर है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, 2 अलग अलग पार्ट्स है। दैट इज एन आउटर कवरिंग जिसको हम शीट बोलते हैं, वन इज द आउटर कवरिंग दैट इज नोन एज शीट, एंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कोर, और उसको हम कहते हैं एक्सोनेमा। तो 2 चीज से शाफ्ट बनता है, एक है शीट और दूसरा एक्सोनेमा। एक्सोनेमा possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। एक्सोनेमा के पास बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक दूसरे के पैरेलल में ऑरेंज है, लॉन्ग एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स की, और आई कैन से काइनेटोसोम्स, बेसल ग्रेन्यूल्स और आई कैन से काइनेटोसोम्स। सो बोथ सिलियम एंड फ्लैजेलम emerge from the centrioles like structure and that is known as basal body। जैसे अभी हमने बात किया ना कि सिलिया एंड फ्लैजेला which is consist of 2 different part, one is shaft and one second one is the basal body। तो basal body की अगर हम यहाँ पर बात करें, the cilia and flagella they are chemically consist of tubulin and dynein protein। 2 प्रोटीन है, कीप इन माइंड, सिलिया फ्लैजेला 2 डिफरेंट प्रोटीन से बनता है, वन इज tubulin एंड सेकेंड जो होता है that is dynein proteins, and one more important factor obviously एनर्जी, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसका वर्क जो है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन था इसका मूवमेंट का, एक्सक्रीशन का, सिक्रीशन का एंड ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन सारे वर्क में उसको एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ेगी, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। नाउ द एक्सोनेमा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इसके अरेंजमेंट की, सो इट्स 9+2। इसको हम क्या अरेंजमेंट कहते हैं बच्चों? 9+2, राइट। सो द एक्सोनेमा यूजुअली हैज 9 पार्ट्स ऑफ द ड्रॉपलेट्स, 9 अलग अलग पार्ट्स है ड्रॉपलेट्स के, दैट इज ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 टोटल पेयर्स है, और एक सिंगल की अगर हम बात करें तो अपने हिसाब से अरेंज होती है 2-2 के हिसाब से, राइट, पेयरिंग है of centrally located microtubules such as arrangement of the axonemal microtubules and that is 9+2। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझाना चाहूँ तो किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है, चलो उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला आपको कि इट्स 9+2, तो किस तरीके से 9+2, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, राइट। तो अगर मैं 9+2 की बात करें तो यहाँ पर मान के चलिए कि मेरे पास एक फ्लैजेला है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से कट किया है, ठीक है। देखिए ये है मेरे पास एक फ्लैजेला जो एक सिंगल सेल के साथ अटैच है। मैंने इस फ्लैजेला को यहाँ से बीच में से कट किया और मैंने आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अरेंजमेंट की तो 9+2 अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो 9+2 कैसे, 9 ट्यूब्यूल्स अरेंज कैसे होगी? तो भाई एक यहाँ पर है, दिस इज 1, देन कम्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9, कुछ इस तरीके से सर्कल फॉर्म में 9 ट्यूब्यूल्स होंगी और 2 जो है वो एग्जिट सेंटर में अरेंज होगी। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? 9+2। ये जो 9 ट्यूब्यूल्स है वो कहाँ पर है? 9 ट्यूब्यूल्स ये वाली पूरी सर्कल में जो है दैट इज 9 ट्यूब्यूल्स, और उसके सेंटर में जो है दैट इज 2, इसलिए इसको अरेंजमेंट क्या कहते हैं? 9+2 की अरेंजमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
सीलिया प्लस फ्लैजेला, इट्स 9+2 अरे बहुत ही आसान है। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊं तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करता हूँ आपको। जनरली सेंट्रियोल्स में भी अरेंजमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट है सेंट्रियोल्स में, सी राइट। यहाँ माइक्रोफाइबर्स अगर आप देखेंगे तो दो यहाँ पर है, तो ऐसे कुछ 9 अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी रेडियली, और उसके सेंटर में आपको 2 देखने को मिलेगी, तो ये 9+2 का अरेंजमेंट हो जाता है। ये तो डायग्राम सेंट्रियोल का है, लेकिन सेम अरेंजमेंट जो है फ्लैजेला का हो जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रियोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। क्या है? सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम्स की बात करें, सो इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ 2 आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। इंडिविजुअली अगर हम बात करें, सो इट्स जनरली सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। तो यहाँ अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical structure that is known as centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? amorphous pericentriol material and the both centriole that is in the centrosome lie perpendicular to each other. That is मतलब यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। 2 है यहाँ पर टोटल, कितनी है? 2। अब उसके अगर अरेंजमेंट की हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो अरेंजमेंट कैसे है? जो यहाँ का जो अरेंजमेंट है अगर हम उसकी बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक कुछ इस तरीके से सीधी आएगी, उसका सेकंड वन वही उसका सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 90 डिग्री में आपको एंगल दिखा रहा हूँ। अब 90 डिग्री कैसे अरेंजमेंट है? देखिए एक कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, और जो दूसरा है वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, राइट। तो अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 90 डिग्री कहाँ देखने को मिलेगा? अगर हम बात करें तो आपको यहाँ सेंटर में जो ये वाला जो एरिया है वो दैट इज दी 90 डिग्री एंगल देखने को मिल रहा है। सो दे आर अरेंज इन दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी कार्ट व्हील। अब इसको अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कार्ट व्हील के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इंडिविजुअली की अंदर की बात करें, राइट। तो यहाँ हम क्या बात करें? डायग्राम की बात करें, तो सी यहाँ आपने देखा डायग्राम में, सी दिस डायग्राम, नाइन्टी डिग्री हो गया, राइट। 2। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ आपको बाहर की साइड में क्या देखने को मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है बाहर की साइड पे, राइट। यहाँ आप अगर सेंटर में आ जाएंगे तो सेंट्रल सीट आपको दिख रही है, कवरिंग प्रोटेक्टिंग, राइट, दोनों साइड पे है, राइट। उसके अंदर आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है, जो दोनों पेयर में है, और बच्चों दोनों एक दूसरे के साथ आपस में अटैच है, और ये दोनों के दोनों जो है इस सेंट्रल सीट के साथ अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आता है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो डबलेट्स होती है, 2-2 है, तो 2-2 के अरेंजमेंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 और 2, और इन दोनों के साथ अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो आपको ट्रोपलेट दिख रहे हैं उसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस, जो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो इसकी अगर हम पैटर्न की बात करें, ऑल्सो इट हैज 9+0। अब यहाँ जो पैटर्न है वो 9+0 पैटर्न है। सेंट्रियोल जो है दैट इज नॉट कवर्ड बाय दी एनी मेम्ब्रेन, यहाँ पर किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेंट्रियोल के अंदर कोई मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर यहाँ पर हम डिटेलिंग की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो है डुप्लीकेट बिफोर द सेल डिवीजन, सो द डिवाइडिंग सेल हैज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एट ईच पोल। सेल डिवीजन जब आप पढ़ रहे हैं तो एक सेल जो है अपने आप को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो एक यहाँ आनी चाहिए उसकी 90 डिग्री की पेयरिंग, और एक यहाँ पर भी आनी चाहिए, क्योंकि एट द टाइम सेल डिवीजन मैंने जो आपको बताया यहाँ से माइक्रोफिलामेंट जनरेट होंगे, और ये माइक्रोफिलामेंट क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचने का काम करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली शेप्ड पेरिफेरल फिब्रिन, जनरली ट्यूबुलिन से बनती है, एंड ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स दैट इज ट्रिपलेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड द एडजेसेंट ट्रिपलेट दे आर लिंक्ड आल्सो, एक दूसरे से लिंकेज की फॉर्म, मतलब ये जितनी भी आपको अरेंजमेंट दिख रही है ना, दैट इज सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, they all are connected to each other, right. The central part of the centriole is also proteinous, आपको जो central portion दिख रहा है central microtubule that is also proteinous, and that is known as hub, which is connected with the tubules of the peripheral by a radial spoke that is also made up of the protein। तो यहाँ आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि भाई जो भी चीजें बनी हुई है सारी की सारी किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। एवरीथिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं all are made up of the protein। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। सभी की जो भी यहाँ टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों, सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, राइट, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस उस सेल के अंदर है, इंडिविजुअल सेल में उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। अब माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बनता है, एंड माइन्यूट स्पेरिकल स्ट्रक्चर दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम। स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और उसके पास क्या है, सेवरल डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। जनरली प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये उसका अपीयरेंस हो गया, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। एंड माइक्रोबॉडीज जो है दे आर जनरली दो टाइप की होती है, जिसमें एक हम कहते हैं पेरोक्सिसोम्स और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लायोक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज दो टाइप की होती है, जिसमें एक होता है पेरोक्सिसोम और दूसरा होता है ग्लायोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की अगर हम बात करें तो पेरोक्सिसोम जो होता है दे आर द स्मॉलर और आई कैन से स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दे आर हैविंग द डायमीटर ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा है, तो याद रखना है आपको, दैट इज पेरोक्सिसोम। और अगर उसकी लेंथ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो कितना है 0.1 माइक्रोन। 0.1 micron, that is the smallest membrane bound cell organelle in this cell, and it is discovered by Tolbert. Scientist का नाम क्या है, Tolbert. These organelles were named peroxisome because they are the site of formation of the hydrogen peroxide. देखो पेरोक्सिसोम क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O2। नॉर्मली लैब में अवेलेबल होता है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह में ये H2O2 यूज होता है। हाईली दे आर रिएक्टिव होते हैं एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉक्सिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट लिखा है H2O2 जनरली इज द हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप उसको फंक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है कि पेरोक्सिसोम्स जो है जनरली दे आर फाउंड इन दी C3 प्लांट्स, राइट। जब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तब एट दैट टाइम हम दो अलग अलग प्लांट की बात करेंगे, जिसमें एक C3 प्लांट आता है और एक होता है C4 प्लांट। इसके कंपैरिजन में एक और हम प्लांट की बात करेंगे, दैट इज केम प्लांट, CAM, केम प्लांट की भी बात करेंगे। पेरोक्सिसोम जनरली C3, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और जिसके पहली प्रोडक्ट जो होती है वो 3 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसको C3 प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम जो है जनरली C3 प्लांट में मिलता है एज अ फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज टेक्स प्लेस इन दी C3 प्लांट, एंड दीज आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन एनिमल सेल, दैट इज इन लिवर एंड किडनी सेल। ये कहाँ और रिपोर्ट किए गए, ये एनिमल सेल के किडनी सेल और लिवर सेल में भी पाए जाते हैं, राइट। पेरोक्सिसोम्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स। अब यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लायोऑक्सिलेट रिडक्टेज, पेरोक्सीडेज एंड कैटालाइज। एंजाइम्स की बात हम करेंगे इसके बाद। जो 9th नंबर का आपका चैप्टर है उसमें एंजाइम की बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, OTHLIL, OTHLIL 6 डिफरेंट जो है क्लास है एंजाइम की, अकॉर्डिंग टू डेट हम बात करेंगे। कैटालाइसिस, अब इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो कैटालाइसिस डिस्ट्रॉय H2O2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोलेट टू ग्लायोक्सिलेट। कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलेट टू ग्लायोक्सिलेट। एट द टाइम ये क्या करेगा, कैटालाइज का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा H2O2 को, एंड कैटालाइज एंजाइम प्रेजेंट इन दी हाई कंसंट्रेशन इन दिस ऑर्गेनल। इस ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो कैटालाइज ऑर्गेनल, जो इस ऑर्गेनल में जो कैटालाइजिंग की प्रोसेस के लिए जो कैटालाइज एंजाइम प्रेजेंट है वो कुछ हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये है पेरोक्सिसोम। जनरली यहाँ पर एक और एंजाइम की बात करता हूँ, ल्यूसीफरेज एंजाइम की। तो जो ल्यूसीफरेज एंजाइम है दैट इज जनरेटिंग लाइट इन फायरफ्लाइज। अच्छा, आपने फायरफ्लाइज देखी होगी, फायरफ्लाइज में एक एंजाइम होता है ल्यूसीफरेज, जनरली ल्यूसीन को कन्वर्ट करने का काम करता है और उसकी वजह से लाइट जनरेट होती है और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लिंक करता है लाइट। तो ये जो एंजाइम है ल्यूसीफरेज, ये पेरोक्सिसोम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लायोक्सिसोम की। सो ग्लायोक्सिसोम्स जो है जनरली डिस्कवर्ड कितने किया है, तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बीवर्स नाम के साइंटिस्ट ने 1961 में इसको डिस्कवर किया है। और भाई डिस्कवर कहाँ से किया है, किसने डिस्कवर किया, बीवर्स। कहाँ, किस ईयर में, 1961।
कहां से किया? फ्रॉम कैस्टर एंडोस्पर्म, कैस्टर एंडोस्पर्म से किया है। These are generally small spherical vesicle enclosed by a single unit membrane. क्या है? छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स हैं, so they are small spherical vesicle which is enclosed by what? Enclosed by a single unit membrane. ग्लाइक्सिसोम्स जनरली अगर हम बात करें इसकी, तो ये ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिजम्स कुछ एग्जांपल दिया है, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा साइंटिफिक नेम लिखा है, एंड इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स, ऐसा सीड जो अपने आप को जर्मिनेट कर रहे हैं, वहां पे भी वेयर फैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जहां फैट को कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट में, तो वहां पे भी ग्लाइक्सोसोम प्रेजेंट होता है। दैट मींस ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कर रहे हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। प्लांट रेस्पिरेशन में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये क्या आ गया? ग्लाइकोक्सिसोम। जो हमें ग्लाइकोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम की बात करें, दे आर द पार्ट ऑफ द माइक्रोबॉडीज। राइट, क्लियर हो गया? बहुत ही आसान चीजें हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियस की। सब आप जानते हैं, जब आपने क्लास 8 में पढ़ा सेल, फिर क्लास 9 में पढ़ा सेल, तो आप सबको ये पता है कि भाई सेल का ब्रेन जो है, जहां से उसको कमांड आता है, वो है न्यूक्लियस। आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि भाई न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। राइट, तो यहाँ पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई न्यूक्लियस जो है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड, स्पेरिकल एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। क्लियरली लिखा है कि भाई लार्जेस्ट कंपोनेंट है, लेकिन ऑल यूकैरियोटिक सेल, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। क्लियरली प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रल पोर्शन सेल के एकदम सेंट्रल में लोकेटेड होता है, स्पेरिकल होता है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और प्रेजेंट कहां पर होता है? यूकैरियोटिक सेल में। थोड़ा पीछे इसकी हिस्ट्री देखें तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, एंड द टर्म द प्रोमिनेंट बॉडी विद इन द सेल एज न्यूक्लियस दिया था। एक और साइंटिस्ट है जिसने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक। आपको मर्ज नहीं करना है रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज नहीं होना। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी डेड सेल में, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था, और उसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट जिसने स्पेसिफिकली लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। And now later the material of the nucleus stained by the basic dye that is was given by the name as chromatin, which is by the famous scientist Fleming. Fleming नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो बेसिक डाई अगर हम यूज करें तो स्टेन कर सकते हैं। स्टेनिंग मतलब कलरफुल करना। वो मटेरियल कौन सा है? उसने उसका नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्लेमिंग ने बता दिया कि एक मटेरियल है जो डेंसली कलर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट? क्रोमेटिन। नाउ एक्सेप्ट मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी एंड सीव सेल ऑफ फ्लोएम, एवरी लिविंग सेल हैज न्यूक्लियस। देखो, अगर हम मेमेलियन सेल की बात करें तो उसमें जो आरबीसी होता है, जनरली मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीव सेल जो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, इन दोनों के पास बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बाकी सारे में। यानी कि जब ये आरबीसी डेवलप हो रहा है ना, यंग वन आरबीसी, उसके पास न्यूक्लियस होता है, फिर धीरे धीरे वो रिमूव हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, और इसको आप याद रखिए, नोट करिएगा इस एक्सेप्शन को कि भाई मेमेलियन आरबीसी जो मैच्योर हो गया है और फ्लोएम का जो सीव सेल जो मैच्योर हो गया, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, कोइनोसाइट्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग कैरियोकाइनेसिस इन द प्लांट्स, एंड सिंसाइटिनियम, दैट इज द कंडीशन, is formed by a fusion of cells in animal cells, and multinucleated form in these slime molds are the plasmodium. क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक होता है कोइनोसाइट्स, दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है दो टाइप के होते हैं, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है ना, उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं बच्चों। अगर प्लांट में न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो तो उसको कोइनोसाइट्स कहते हैं, जनरली इससे बनते हैं। और एक ऐसी कंडीशन है सिंसिटियम, इट्स अ कंडीशन दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में अगर फ्यूजन हो जाए तो दो सेल का, तो उसको कंडीशन को सिंसिटियम कहते हैं।
तो ये आपको कंडीशन नीड के पर्पज से याद रखनी है। दो सेल एनिमल सेल अगर कंबाइन होते हैं तो सिंसिटियम, और अगर कैरियोकाइनेसिस होता है प्लांट में, न्यूक्लियस डिवाइड होते जाता है तो उसको कहते हैं कोइनोसाइट्स, राइट। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म इन स्लाइम मोल्ड्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो बनते हैं स्लाइम मोल्ड्स में उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट। सबसे पहले आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप कहो या न्यूक्लियर एनवेलोप कहो। सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देन कम्स क्रोमेटीन यानी कि क्रोमोसोम, एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस। फोर्थ क्या है? न्यूक्लियोलस। सभी के बारे में हमें इंडिविजुअली बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या उसको कैरियोथेका, दूसरा नाम क्या दिया है? कैरियोथेका। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स, दे आर सेपरेटेड बाय 100 to 500 एंगस्ट्रॉन वाइड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। 2 मेम्ब्रेन है बच्चों, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। 2 मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो स्पेस है वो कितना है? 100 to 500 एंगस्ट्रॉन। स्पेस कितना है? 100 to 500 एंगस्ट्रॉन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो नोन एज कैरियोथेका, दूसरा नाम है कैरियोथेका, न्यूक्लियर एनवेलोप एंड न्यूक्लियोलेमा, जैसे प्लाज्मा लेमा था, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ओनली। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में आउटर की बात करें, जैसे न्यूक्लियस है, तो ये आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईआर के साथ अटैच हो गई है, राइट। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट स्पोर। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर भी देखने को मिलेगा। इनकी मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर पोर की। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर पोर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिस वन आपको छोटे छोटे पोर देखने को मिलेंगे। पोर मतलब होल, होलो स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, राइट। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, दैट इज इन द बोथ डायरेक्शन। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, मतलब ये दरवाजा है कि किसी चीज को अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है या बाहर आना है तो इसी की हेल्प लेकर होता है ये चीज, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो जनरली एक फ्लूइड है विच इज फिल्ड विद द इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सी ओवर हियर द फ्लूइड फिल्ड इन द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। दूसरा नाम क्या है उसका? कैरियोलिम्फ। नाउ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी अगर हम बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड है, राइट, उसकी तरह है, लेकिन बट इट कंटेन्स द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए एंड आरएनए बनते हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं। तो ये दोनों लिक्विड में ये मेजर डिफरेंस रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज एंड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स। क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? जनरली एक ऐसी जगह, लोकेशन है जहां पर डीएनए की कॉपी बनती है, आरएनए की कॉपी बनती है एंड राइबोसोमल सबयूनिट की भी कॉपी बनता है। तो ये लोकेशन हो गया उनके लिए। क्या हो गया? लोकेशन हो गया। एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म जनरली जो है सेमी सॉलिड फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। जनरली जो क्रोमेटिन मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है जनरली क्रोमोसोम्स है, जिसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियो, जनरली क्रोमेटिन में हम पूरा स्ट्रक्चर कवर करेंगे क्रोमोसोम्स का। जाइंट क्रोमोसोम की बात करेंगे, पॉलीटेड क्रोमोसोम एंड ऑल, एंड देन विल मूव टुवर्ड द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की बात कर लेंगे, उसके बाद हम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करके इस चैप्टर को एंड करेंगे, राइट। क्लियर है? तो अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। आज यहाँ इतना ही रखेंगे।
बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ते रहिएगा, ठीक है।